सुप्रभात साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और आपका हिंदी का अध्यापक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। दोस्तों, एक बार मैं आपके साथ और आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि हिंदी का होगा मेरे दोस्तों। इसका नाम है भाषा। देखिए, भाषा हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान देती है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को किसी अन्य को पहुंचा देते हैं। हम क्या कहना चाहते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति हमारी बात को समझ सकता है। तो आइए आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। इस टॉपिक पर हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिस पर आप लोगों ने अपना ढेर सारा प्यार दिया है, जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे साथियों। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोग अपना प्यार हमारे तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे तो हम भी आपके बीच में रोज नए नए वीडियो के साथ यहाँ आएंगे और आपको कुछ अच्छी अच्छी ट्रिक्स, कुछ अच्छी अच्छी चीजें हिंदी में बताएंगे। साथियों, अभी आपका एग्जाम आने वाला है जो कि यूपी बीएड का होगा। यूपी टेट हो सकता है, सी टेट हो सकता है। उसके बाद यूपी की कोई भी वैकेंसी आएगी उसमें हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है मेरे दोस्तों, तो सारी वैकेंसियों में हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और यदि आपकी हिंदी अच्छी है तो आप उत्तर प्रदेश की या कोई भी ऐसी नौकरी जिसमें हिंदी आती है तो आप उस नौकरी को आसानी से हासिल कर सकते हैं। साथियों, जो लोग बैंक में जाने का सपना देख रहे हैं तो वो लोग भी, ग्रामीण बैंक का फॉर्म आता है मेरे दोस्तों जो कि जुलाई में आ जाएगा। और ग्रामीण बैंक के फॉर्म को यदि भरेंगे तो जिनकी इंग्लिश कमजोर है और जो हिंदी में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो ग्रामीण बैंक का फॉर्म भरकर बैंक में भी नौकरी कर सकते हैं। तो आप देखिए, हिंदी बैंक में भी आएगी, हिंदी स्टेट लेवल एग्जाम में भी आएगी, हिंदी यूपी बीएड में भी आएगी। आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए उसमें हिंदी आती है। और जिस भी एग्जाम में हिंदी आएगी वो सारी हिंदी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर जिसका नाम है भाषा। देखते हैं साथियों, हम बात कर रहे हैं व्यंजन की। तो देखिए, व्यंजन क्या होता है। व्यंजन क्या होता है मेरे दोस्तों, तो आप बताइए कि मैं बता रहा हूं आपको, जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो पाता, इनका उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। ऐसे वर्णों को व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? व्यंजन कहते हैं। अभी मैं समझाता हूं। देखिए, साफ साफ यहां लिखा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है या जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना स्वर के नहीं कर पाते हैं वो सारे वर्ण हमारे क्या होते हैं दोस्तों? व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए, जैसे आप बोलिए क, आपने क्या बोला? क। इसमें देखिए अ छुपा है। आप बोलिए मेरे साथ, आप बोलिए क, देखिए अ की आवाज आएगी। आप बोलिए ख, देखिए हर जगह अ की आवाज आने वाली है। तो इसलिए ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जाता है। हमने अपने आप को पुराने वीडियो में बताया था स्वर क्या होते हैं, स्वर के प्रकार हमने बताए थे, कौन से स्वर कहां से निकलते हैं, उनकी आवाज कहां से आती है, अभी हमने आपको बताया था। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं व्यंजन पर। तो सबसे पहले व्यंजन होता क्या है तो हमने आपको बता दिया कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, बिना स्वर के इन्हें बोला नहीं जा सकता, ऐसे वर्णों को हम लोग व्यंजन कहते हैं। तो चलते हैं साथियों, देखते हैं आगे हमें क्या बात करनी है। चलिए, अब देखिए हमारे व्यंजन में कुछ वर्ग होते हैं। आइए, एक साइड हेडिंग होगी व्यंजन और इधर होगा वर्ग। देखिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले
क, ख, ग, घ, अंग। ये आपका क वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है दोस्तों? क वर्ग। क वर्ग ये आपका आ गया क वर्ग में। फिर आपके बाद च, छ, ज, झ, इया, ये आपका आता है च वर्ग में। कौन से वर्ग में आता है? च वर्ग में। च, छ, ज, झ, इया। उसके बाद आते हैं ट, ठ, ड, ढ, अण। अण ये किस में आता है आपका? ट वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है? ट वर्ग में आता है। उसके बाद आगे चलेंगे त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न ये आपके त वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है? त वर्ग में। किस वर्ग में आता है मेरे दोस्तों? त वर्ग में। उसके बाद आता है प, फ, ब, भ, म। तो देखिए प, फ, ब, भ और म, ये आपके किस वर्ग में आता है? तो आप बता देंगे प वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है मेरे दोस्तों? प वर्ग में। तो देखिए ये कुछ वर्ग हैं, 1 2 3 4 5। तो आपसे यदि पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में या हिंदी में वर्ग कितने होते हैं, तो आप बताएंगे वर्ग कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 5 होते हैं। उसके बाद कई बार प्रश्न आ जाता है कि क वर्ग में क्या आता है, च वर्ग में क्या आता है, ट वर्ग में क्या आता है, त वर्ग में क्या आता है और प वर्ग में क्या आता है मेरे दोस्तों। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि क वर्ग में क से लेकर अंग तक, च वर्ग में च से लेकर य तक, ट वर्ग में त से लेकर अण तक, त वर्ग में त से लेकर न तक और प वर्ग में प से लेकर म तक। यदि आपको याद है तो भी बहुत अच्छा, और नहीं याद है तो आइए मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। आपको वर्ग समझ में आ गया कि कौन से व्यंजन किस वर्ग के होते हैं। चलिए मेरे साथियों, तो हम लोग चलते हैं। कुछ आपके अंतस्थ होते हैं। क्या होते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। देखिए साथियों, ये अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? तो आपके ये 4 होते हैं, य, र, ल और व। यदि आपसे कोई पूछे कि अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन आपका य है, र है, ल है और व है। तो मेरे दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे जरूर से लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए साथियों, चलते हैं आगे। ये तो हो गया अंतस्थ व्यंजन। इससे कई बार प्रश्न आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऊष्म क्या होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? ऊष्म। देखिए ध्यान से समझना है। हिंदी थोड़ा सा बोरिंग आपको लग रही होगी, लेकिन आपको बोर बिल्कुल भी नहीं होना है। काफी अच्छा टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं रोज नई नई ट्रिक के साथ आपके पास आता हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें हिंदी आएगी, तो इसी वीडियो से और भी जो मेरे हिंदी की वीडियोस हैं, सारे प्रश्न आपके वहीं से रहेंगे। एक भी प्रश्न आपका मैं छूटने नहीं दूंगा। तो आइए साथियों, ऊष्म क्या होता है? तो ऊष्म होता है श, श, स और ह। ये आपका ऊष्म होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। किसकी बात करते हैं? संयुक्त व्यंजन। इसकी बात हम लोगों ने कल भी की थी और आज हम आपको बताएंगे कि ये संयुक्त व्यंजन किससे किससे मिलकर बना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये संयुक्त व्यंजन ऐसा है कि इससे एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। तो संयुक्त व्यंजन देखते हैं होता क्या है। तो संयुक्त व्यंजन होता है आपका 4 संयुक्त व्यंजन होता है। सबसे पहला है छ। सबसे पहला है छ, छ से छतरी। ये बनता किससे है साथियों? तो ये बनता है क से।
क और श। देखिए ये हलंत है, मैं आपको काले मार्कर से लिख दे रहा हूं जिससे आपको बढ़िया से विजिबल हो जाए। देखिए क प्लस श, देखिए इससे ये बनता है छ बनता है। अब दूसरे नंबर पे आपका आता है त्र। क्या आता है मेरे दोस्तों? त्र। अब देखिए त्र किससे बनता है? देखिए त्र, त्र आपका बनता है त और र से, तो आधा त प्लस आधा र। देखिए जो हलंत होता है ये आधा बनाने का काम करता है, और जो ये तीसरा आपका संयुक्त व्यंजन है वो होता है ज्ञ। आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्ञ से ज्ञानी, ये आपका बनता है ज और इय से। किससे बनता है मेरे दोस्तों? ज और इय से। किससे बनता है? ज और इय। आप इसको देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। चलिए चौथा नंबर जो हमारा होता है वो होता है श्रव। ये श्रव किससे बनता है मेरे दोस्तों? तो श्रव बनता है श से, श प्लस र। ये देख लीजिए ये संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है छ, त्र, ज्ञ और श्रव। छ किससे बनता है? क और श से बनता है। त्र किससे बनता है? त और र से बनता है। ज्ञ बनता है ज और इय से, और श्रव बनता है श और र से। तो आइए साथियों हम लोग चलते हैं आगे और बात करते हैं कि और क्या होता है। एक बात आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि हमारे यहाँ वर्ण कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? वर्ण, तो वर्ण कितने होते हैं? 52। और स्वर कितने होते हैं? तो बता दीजिएगा। 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। और हम लोग चलते हैं आगे, फिर देखते हैं आज के आगे की कुछ बातें। कल हमने आपको बताया था कि स्वर कहाँ से निकलता है, गले के किस पार्ट से या मुंह के किस पार्ट से हम लोग स्वर को बोलते हैं। आज हम लोग वही बात करेंगे व्यंजन के लिए। तो सबसे पहले पहला नंबर लगाइए मेरे साथ और ध्यान से समझते चलिए। स्वर यंत्र मुखी। स्वर यंत्र मुखी। देखिए सारी बातें जो हो रही हैं, जो व्यंजन की हो रही हैं, और स्वर यंत्र मुखी में आता है आपका ह। क्या आता है मेरे साथियों? ह आता है। उसके बाद करते हैं बात दूसरे नंबर पे कंठ की। किसकी बात करते हैं? कंठ की। किसकी बात करेंगे? कंठ की। कंठ, कंठ मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? हमने कल बताया था कंठ मतलब गला। कंठ मतलब क्या होता है साथियों? गला। तो कंठ से क्या निकलता है? तो क, ख, ग, घ और अंग। ये 5 व्यंजन ऐसे हैं जो हमारे कंठ से निकलते हैं, और आप इसे समझने को यहाँ पर गला भी लिख सकते हैं। तो यदि आपके प्रश्न में आए कि इनमें से कौन सा व्यंजन कंठ से निकलता है, आपके पास ऑप्शन रहेंगे ए, बी, सी और डी। ए में रहेगा क, फिर रहेगा ख, फिर रहेगा ग, और यहाँ रहेगा इनमें से सभी। तो बताइए साथियों किसके साथ जाएंगे? तो हम लोग इनमें सभी के साथ जाएंगे, क्योंकि क भी कंठ से निकलेगा, ख भी और ग भी। इसका मतलब यह है ये तीनों ऑप्शन हम लोगों के सही हैं। इसलिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा साथियों? तो इनमें से सभी के साथ, मतलब अपने डी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। देखिए कंठ से निकलने वाली आवाज जो है वो है क की, ख की, ग की, घ की और अंग की। अब हम लोग चलते हैं तालव्य पे। तालव्य हमने आपको कल बताया था, तालव्य का मतलब होता है तालु। तालु मतलब जीभ के ऊपर का हिस्सा हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? तालु कहलाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं तालव्य से क्या निकलता है। तो देखिए च, छ, ज, झ, इय, उसके बाद य और श। ये किससे निकलता है? तालु से निकलता है। किससे निकलता है? तालु।
किससे निकलता है? तालु। आप मेरे साथ बोलिए च, देखिए जीभ आपकी ऊपर सट रही है। आप बोलिए छ, देखिए जीभ ऊपर सट रही है। आप बोलिए ज, देखिए ज बोलेंगे तभी आपकी जीभ ऊपर सटेगी। आप बोलिए झ, झ बोलने में भी जीभ ऊपर है। आगे बोलिए इय, देखिए जीभ ऊपर सट रही है। बोलिए य, देखिए जीभ ऊपर सट रही है। और बोलिए श, देखिए श बोलेंगे तो भी आपकी जीभ ऊपर सटेगी। इसका मतलब ये है यदि आप इन व्यंजन का उच्चारण अपने मुख से करते हैं तो जो आपकी जिह्वा है, आपकी जो जीभ है, ये ऊपर तालु में टच हो रही है। इसका मतलब है ये सारे व्यंजन कहां से बोले जा रहे हैं? तो तालव्य से इनकी ध्वनि निकल रही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मूर्धन्य, चौथे नंबर पे आते हैं। मूर्धन्य। अब देखिए मूर्धन्य से क्या निकलता है? तो मूर्धन्य से निकलता है ट, ठ, ड, ढ और अण। क्या निकलता है मेरे साथियों? ट, ठ, ड, ढ, अण। और एक और होता है जिसका होता है श। तो मूर्धन्य से टोटल आपके व्यंजन निकलते हैं 6। यहाँ से कितने निकले? कंठ से, यहाँ से सबसे पहले स्वर यंत्र से कितना निकला? 1। कंठ से कितना निकला? 5। यहाँ से कितना निकला? तालव्य से तो आप बताएंगे 7। और यहाँ से मूर्धन्य से 1 2 3 4 5 और 6। तो मूर्धन्य से कितना निकला मेरे दोस्तों? 6 निकला। अब आप बोलिए ट, देखिए आवाज एकदम अंदर से, मन से आएगी आवाज। आप बोलिए ठ, बोलिए ड, ढ, ये सारी ध्वनियां मूर्धन्य से निकल रही हैं। चलते हैं हम लोग आगे। मूर्धन्य के बाद वत्सर्य। आपको इसको याद करना है साथियों। वत्सर्य, वत्सर्य से क्या निकलता है मेरे दोस्तों? न, ल, र, स। देखिए जो वत्सर्य है इसका मतलब ये है, आप मेरे साथ बोलिए न। देखिए जो आपकी जीभ है ये एकदम आगे दांत के पास टच हो रही है, दांत से थोड़ा सा पीछे। ऐसे बोलिए ल, देखिए जीभ तालु में तो सट रही है लेकिन दांत के एकदम पास चली जा रही है। बोलिए र, और ये भी देखिए एकदम ऊपर वाले तालु सट रही है और दांत के पास चली जा रही है। आगे बोलिए स, तो ये भी आपकी दांत के पास से टच हो रही है। तो ऐसा कोई भी व्यंजन जो दांत के पास से टच हो रहा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वत्सर्य कहेंगे। और इसमें कितने व्यंजन आते हैं साथियों? तो इसमें आते हैं 4 व्यंजन। आगे हम लोग चलते हैं 6वें नंबर पे, दंत्य। दंत्य, दंत्य का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? दांत। तो दांत में आएंगे तो क्या होगा? त, थ, द और ध। आप मेरे साथ उच्चारण कीजिए। बोलिए त, देखिए एकदम दांत के पीछे आपकी जीभ लग रही है। बोलिए त, देखिए दांत के पीछे आ गई। फिर बोलिए थ, देखिए दांत के पीछे आ गई। बोलिए द, द भी देखिए दांत के पीछे। और बोलिए ध, और ध भी देख लीजिएगा कि दांत के पीछे हमारी जीभ आ जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये कहाँ से बोला जा रहा है? दंत से। और ये कितने हैं? तो 4 हैं। और इसमें आप लिख भी सकते हैं दांत। क्या लिख सकते हैं? दांत। इसका मतलब ये है कि दांत से आपका टच हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आप इसे दांत लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। तो इसमें ओष्ठ नहीं होता है साथियों, मैं लिख दे रहा हूं फिर भी। ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब हमने आपको कल बताया था। ओष्ठ का मतलब होता है होंठ, और इसमें ओष्ठ में कुछ भी नहीं होता है। अब 7 के बाद जब 8 नंबर पे चलेंगे तो एक होता है दंत्योष्ठ। क्या होता है मेरे दोस्तों? दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ। क्या होता है मेरे दोस्तों? दंत्योष्ठ होता है। और दंत्योष्ठ का मतलब ये होता है यहाँ पर दांत और होंठ दोनों का सहारा लेना पड़ेगा इसे बोलने के लिए। तो आइए देखते हैं कि दंत्योष्ठ में क्या है। तो यहाँ पे 2 होता है, एक होता है व और एक होता है फ। कितना है? 2 है। और यहाँ किसका सहारा लेना है? तो आप बता सकते हैं कि यहाँ सहारा लेंगे दांत का, और किसका सहारा लेंगे? होंठ का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? दांत का और होंठ का। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे साथ बोलना है। देखिए यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, आपको बोलना है व। देखिए
व जैसे बोलेंगे ये आवाज आपकी दांत में भी टच होगी और होंठ में भी टच होगी। आगे बोलिए फ, देखिए होंठ भी सट रहे हैं और दांत के बीच में यूज हो रहा है। तो दंत्योष्ठ का मतलब ये है कि यहाँ पर दांत और होंठ दोनों का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि दंत्योष्ठ के बाद आगे क्या होता है। दव्योष्ठ होता है, दंतोष्ठ के बाद होता है दव्योष्ठ। और क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये साथियों, क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दंत्योष्ठ, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, आप देख लीजिए। दव्योष्ठ, अब ध्यान से इसको समझना है। दव्योष्ठ में आता क्या है, तो आता है प, फ, ब, भ और म। इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब देखिए आप मेरे साथ बोलिए प। इसमें होगा क्या कि दांत तो टच होगा लेकिन दोनों होंठ आपस में सट जाएंगे। बोलिए प, बोलिए फ, बोलिए ब, देखिए दोनों होंठ आपस में सट रहे हैं। बोलिए भ, बोलिए म। लेकिन देखिए एक फ यहाँ पर ऐसा है जिसमें दोनों होंठ आपस में सट नहीं रहे हैं। बोलिए फ, तो देखिए थोड़ा सा होंठ खुला है, यही कारण है कि इसे दंत्योष्ठ में भी रखा गया है और दव्योष्ठ में भी रखा गया है। यदि आपके एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न आता है कि उसमें आपसे पूछे कि फ की ध्वनि कहां से निकलती है, तो दोस्तों या तो उसमें ऑप्शन में ये होगा या तो ये होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ऑप्शन में ये दोनों रहेगा। यदि ऑप्शन में ये दोनों है तो इसका मतलब है कि वह प्रश्न आपका गलत है। हमेशा कोई एक ऑप्शन इन दोनों में से रहता है, क्योंकि फ को हम लोग दंत्योष्ठ की श्रेणी में भी रखते हैं और दव्योष्ठ की श्रेणी में भी रखते हैं। आप यहाँ बोलिए प, देखिए दोनों होंठ आपस में सट रहे हैं। आप बोलिए ब, दोनों होंठ सट रहे हैं। आप बोलिए भ, दोनों होंठ सट रहे हैं। आप बोलिए म, और यहाँ भी आपके दोनों होंठ सट रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, उसके बाद चलता है हम लोग आगे। देखिए हमारे हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, तो सभी को पता है हिंदी में वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो सभी बता दीजिए 52 होती है। यदि आपसे कोई पूछे हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है। यदि आपसे कोई पूछे कि हिंदी में पूर्व में स्वर की संख्या कितनी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हिंदी में स्वर की पूर्व संख्या होती है 14। तो चलते हैं साथियों आगे और देखते हैं कि हम लोगों को आगे हिंदी में क्या पढ़ना है। देखिए आज हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, उसका नाम है स्पर्श। क्या पढ़ना है हम लोगों को, स्पर्श। स्पर्श का मतलब होता है टच। स्पर्श का मतलब क्या होता है, टच करना, छूना। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय किन्हीं दो चीजों की आपस में टच हो, कोई दो चीज आपस में स्पर्श करे, या तो दोनों होठों का स्पर्श हो, या तो दांत और होठ का स्पर्श हो, या तो जीभ और तालू का स्पर्श हो, मतलब कहीं ना कहीं स्पर्श होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग कि स्पर्श में हम लोग को क्या क्या आता है। तो सबसे पहले स्पर्श में देखिए क, ह, ग, घ। देखिए ये स्पर्श में क से लेकर घ तक आता है। फिर उसके बाद आता है ट, ठ, फिर आता है ड। क्या आता है दोस्तों, ड। फिर उसके बाद आएगा झ, फिर उसके बाद आएगा त, फिर उसके बाद आता है थ। क्या आता है मेरे दोस्तों, थ। और उसके बाद आता है द, फिर उसके बाद आएगा ध, ध से धनुष। फिर उसके बाद आता है प, उसके बाद क्या होगा, प के बाद फ, और फ के बाद ब, और ब के बाद आता है भ। तो
तो देखिए ये कुछ स्पर्श व्यंजन है जिसका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं और कई बार हमारे पेपर में ऐसा प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है और कई बार प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो साथियों यदि आपको यह पता है कि इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है और कौन सा नहीं है, आप कैसे पता करेंगे? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन सा होता है। यदि आपको यह पता है तो आप आसानी से अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। इसका मतलब ऑप्शन में कोई इनमें से एक मिलेगा और यदि आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है तो 3 ऑप्शन तो इसी में से रहेंगे लेकिन एक ऑप्शन आपके अलग रहेंगे। और ये स्पर्श व्यंजन से भी एक प्रश्न कई बार आपके पेपर में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद साथियों, हमें उम्मीद है आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।